दोस्तों जय भीम नव बुद्धा। मैं नीलेश ओंकार लॉर्ड बुद्धा टीवी के खास बात इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 11 अप्रैल को पहले चरण का जो चुनाव है वो शुरू होने वाला है और जहां जहां पहले चरण का 11 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है वहां वहां आज फॉर्म भरने की यानी कि नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी। मैं आज यवतमाल में हूँ। यवतमाल महाराष्ट्र का ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। यहाँ पर आदिवासी और बंजारा समाज का जो वोटिंग है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है और ये आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर कपास की खेती होती है, कॉटन की उगाई होती है और किसानों की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। आज इस चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव में कई सारे वादे पिछली बार भी हमने सुने थे, अब भी हम सुन रहे हैं बीजेपी की ओर से और कांग्रेस की तरफ से भी। लेकिन देश में ही नहीं तो महाराष्ट्र में भी और महाराष्ट्र के यवतमाल में भी जो तीसरी आघाड़ी है या तीसरा जो मोर्चा जिसे हम कहते हैं राजनीति में, वो सक्षम है और वंचित बहुजन आघाड़ी यानी वीबीए के माध्यम से ये जो मोर्चा है ये बहुत ही मजबूत होने जा रहा है। यहाँ पर पवार सर हैं जो कि वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी हैं यवतमाल लोकसभा से। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यवतमाल की राजनीति क्या है और यहाँ पर किस तरह का राजनीतिक बदलाव आगे हमें देखने को मिलेगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो छवि है विदर्भ में वो एजुकेशन फील्ड की है, तो एजुकेशन फील्ड से निकलकर अचानक राजनीति ये कैसे क्या चुन लिया आपने? नहीं सर, अभी एजुकेशन से या पढ़ाई के द्वारा हम लोगों को जो पता चलता है, और यवतमाल वाशिम ज़िले की खास करके अगर बात करें तो जब हम लोग नागपुर जाते हैं, मुंबई जाते हैं या अदर पार्ट में जब देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में यवतमाल वाशिम बहुत ज़्यादा पिछड़ा आज भी है। यहाँ पर आज भी बड़े पैमाने पे फार्मर सुसाइड हो रही है, यहाँ पर जॉब नहीं है, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर नहीं आई, कोई भी एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंटिन्यूस पब्लिक एक ही एक इलेक्शन में चुन के दे रहा है। एक ही राजनेता 20-20 सालों से 30-30 सालों से यहाँ काम करते हुए कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर मैं प्रॉपर यही का रहने की वजह से एक मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए मैं सामने आऊँ, और एक एजुकेटेड होने के कारण मुझे सपोर्ट भी जनता से काफ़ी अच्छा मिल रहा है। इस वजह से मैंने ये पूरा डिसीजन लिया हुआ है और डेवलपमेंट के लिए जनता हमारे साथ है। तो जब आपने डिसीजन लिया है और आप प्रॉपर यही के हैं और आपको डेवलपमेंट करना है राजनीति में आकर, तो वंचित बहुजन आघाड़ी ही क्यों? क्योंकि बाकी भी तो सारी पार्टियां हैं ना। नहीं, यहाँ पर जो पुराने एस्टेब्लिश जो पॉलिटिशियन है जो 20 साल 30 साल 40 साल से कर रहे हैं, उनका घरानेशाही यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। अगर आप परिवारवाद यहाँ पर चल रहा है, अगर आप देखे जाए तो कांग्रेस, राष्ट्रवादी, बीजेपी, सेना, यहाँ पर जो है यहाँ पर किसी भी नए उम्मीदवार को कोई चांस नहीं दिया जा रहा है। बार बार वही सेम उम्मीदवार रिपीट हो रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसे में बहुजन वंचित आघाड़ी ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। आज बहुजन वंचित आघाड़ी ने सभी वंचित घटकों को न्याय दिया है। इसमें ओबीसी, एससी, एसटी, वीजे, इन सबको पूरे महाराष्ट्र में सीट प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। तो यहाँ पर घरानेशाही नहीं, तो यहाँ पर अच्छे क्वालिटी लोगों को बड़ा साहब ने उम्मीदवारी दी है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर परिवारवाद है और राजनीति में कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है और राजनीति से ऊपर उठकर विचारों की राजनीति करनी है हमें, और सही मायने में समाज हित या इस क्षेत्र का अगर विकास करना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर रहते हैं, स्थानिक हैं, और जैसे कि मैं भी जानता हूँ कि आदिवासी बहुल क्षेत्र है। किस तरह की समस्या है जो आपको लगता है कि ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इस पर अभी तक काम नहीं हुआ है? नहीं, यहाँ पर दो चीज़ें, एक तो फार्मर का इशू यहाँ पर बहुत बड़ा है, फार्मर पे यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। दूसरी एक चीज़ यहाँ पर रोजगार का प्रॉब्लम है, और तीसरा मेजर इशू है यहाँ पर एजुकेशन का। अब यहाँ पर क्वालिटी इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या क्वालिटी के कॉलेजेस ही यहाँ पर आज पिछले 20-25-30 सालों में कोई भी नई यूनिवर्सिटी, कॉलेज कुछ भी यहाँ पर डेवलप हुए नहीं है। यहाँ पिछले 25-30 सालों में अगर देखा जाए तो कोई भी इंडस्ट्री का कोई प्लान नहीं है, कोई नया यहाँ पर एग्रीकल्चर पे बेस्ड कोई भी यहाँ पर कंपनी या कोई तो भी फैक्ट्री, ऐसा कुछ भी यहाँ पर पिछले 20-25-30 सालों में किसी भी राजनेता ने लाया ही नहीं है। तो यहाँ पर की जो जनता है ये सब
ये सब चीज़ें देख देख के परेशान हो चुकी है। इस बार ये 100% बहुजन वंचित आघाड़ी की तरफ है। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ पिछली बार मोदी जी भी यहाँ पर आए थे इस स्टेट में, इस ज़िले में, और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किसानों के लिए लगाया था। वो प्रोग्राम याद है मुझे, और उसके माध्यम से तमाम जो मीडिया है हमारा देश का, उसने ये बताने की कोशिश की थी कि मोदी जी जो है वो किसानों के लिए दाता है और किसानों की हर वो समस्या वो पूरी करेंगे। पिछले बार की बात मैं बता रहा हूँ। और इस बार भी जहाँ तक मैं जानता हूँ किसानों के बारे में मोदी जी जो हैं वो रैलियों में बोलते हैं, प्रचार करते हैं। तो आज भी यहाँ के किसान हो या यहाँ की जनता हो, वो मोदी जी के काम को सराह रही है। तो आप किस तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर किसानों की समस्या जो है वो सॉल्व नहीं हुई है या जैसे कि वैसी है? नहीं सर, आप रियल बेस पे बात करो तो किसी भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को जो रेट मिलना चाहिए, कपास को, गेहूँ को, चावल को, वो रेट कहाँ मिला? अगर आप पिछली बार भी देखो, अगर मोदी शासन में ही फडणवीस सरकार ने भी खुद ने 6,000-7,000 कपास को रेट रखकर मिलना चाहिए करके पहले बोलते रहे, और जब उनका शासन आया तो उन्होंने फार्मर के लिए कुछ भी नहीं किया। फार्मर को रेट्स नहीं मिले चाहिए जैसे। तो इनका जो बीजेपी शासन है इसमें सिर्फ ऊपर के लेवल के रिच क्लास जो है उनके लिए बहुत फैसिलिटीज़ इंक्रीज किए, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जाके जो चीज़ें करना है वो नहीं हुई है। यानी कि जो उद्योगपतियों के लिए जो काम होता है वो हो रहा है, ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, यहाँ पर किस तरह का जातिगत समीकरण होता है? क्योंकि कितना भी हम बोले राजनीति में जातिगत समीकरण तो बनता ही है। तो किस तरह का जातिगत समीकरण इस जिले में, इस क्षेत्र में होता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर एकदम ईमानदारी से मैं बताता हूँ, इस बार यहाँ पर जातीय समीकरण से ज़्यादा, जातीय समीकरण भी मैं बताऊँगा, लेकिन जातीय समीकरण से ज़्यादा यहाँ पर क्या है कि डेवलपमेंट ही सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे कुछ भी इंडस्ट्री आई नहीं, कोई भी रोजगार तैयार हुआ नहीं, किसी भी बच्चे का पिछले 25, 30, 40 सालों में कोई एजुकेशनल इंप्रूवमेंट नहीं है, और सेम रिपीटेशंस होने की वजह से यहाँ पे अभी जनता भी पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है। तो यही सबसे डेवलपमेंट ही यहाँ का सबसे मेन इशू रहने वाला है। लेकिन अगर बोला जाए तो SC, ST, OBC, VJ, NT ऐसे पूरे जो लोग हैं सभी अभी बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ बहुत अच्छे से सपोर्ट में है। तो इस बार कम से कम 1-2 लाख के लीड के साथ बहुजन वंचित आघाड़ी यहाँ से चुन के आएगी। एक सवाल ये भी मेरे मन में आ रहा है कि आपने ही कहा है कि यहाँ पर 4 जो बार जो चुनकर आए हैं वो भी है, दूसरी ओर दिग्गज नेता हैं कांग्रेस के ठाकरे साहब। तो इन सब में अपनी जगह बनाना और ये जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव में पैसा तो लगता ही है, तो इन सब चीज़ों को पार करके यहाँ पर अपनी बात बनाना कितनी बड़ी चुनौती मानते हो आप? सर पहले ऐसा लगता था कि राजनीति सिर्फ पैसे वालों के लिए है, ऐसा लगता था, बट हम ज़ीरो में से यहाँ तक आए, मेहनत की। आज यहाँ आने के बाद एक चीज़ पता चला कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उसमें ताकत है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और हमने कई बार देखा है कि बड़े बड़े दिग्गजों को भी एक छोटे से लोगों ने भी हराया है। अगर हम दिल्ली में भी तख्ता पलट जो हुआ था वो देखा है। अब एक बार जनता के मन में आ चुका है कि यहाँ परिवर्तन चाहिए, उसके बिना यहाँ के फ्यूचर नहीं है, डेवलपमेंट नहीं है, तो वो सामने वाला कितना भी पैसे से रहे, दिग्गज रहे, फिर भी इस बार जनता यहाँ पे पूरा चेंज करके रहेगी। और हमने ये कई बार देखा भी है, क्योंकि देश का संविधान ऐसा है कि चुनाव में कितना भी ताकतवर हो वो अपने दम पर लड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हार नहीं सकता। तो ये जनता पर डिपेंड है कि जनता कितनी जागरूक है और अपनी समस्याओं को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर वो कितनी समझदार है, इस पर डिपेंड है, और किस तरह से वो अपने नेता को देखती है। एक बात और जानना चाहता हूँ, अगर हम देश की बात करें, हम बहुजन शब्द जोड़ते हैं खुद को, आप भी बहुजन वंचित आघाड़ी से चुनाव लड़ रहे हो, तो बहुजन जहाँ भी नाम आता है वहाँ पर 85% हिस्सेदारी होती है, और जो उच्च श्रेणी में आते हैं, जो हजारों सालों से इस देश पर राज कर रहे हैं, देश की सत्ता में राज कर रहे हैं, उनकी अगर हम प्रतिशत देखें तो 15% वो आ जाता है। हमने ये कभी नहीं देखा कि इस देश की जो सत्ता है वो बहुजन के हिस्से में आई,
या फिर बहुजन इंसान जो है या बहुजन व्यक्तित्व जो है वो उस गद्दी तक पहुंचा। क्या आपको लगता है कि ये सही में परिवर्तन का दौर है और ये देश में, मैं जिले की, मैं राज्य की या फिर छोटी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश की बात कर रहा हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि सही में हम हजारों सालों से वंचित हैं और सही में हमें इस देश की सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए? नहीं, जैसे 10 to 15% ही लोग राजनीति में देश को चला रहे हैं और जिसकी वजह से अभी तक चाहिए वो डेवलपमेंट हुआ नहीं। दिन ब दिन रईस रईस बनते जा रहा है, गरीब गरीब बनते जा रहा है। तो ये जो हो रहा है ये तब तक चेंज नहीं होगा जब तक 85% 90% जो बहुजन है वो जब तक सत्ता में नहीं आएंगे, उनमें का भी जो हिस्सेदारी नहीं आएगी, तब तक आपको इक्वालिटी बोलो या जो गरीब जनता का जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग राइज होना चाहिए, वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उनमें से कोई मेंबर पार्लियामेंट में नहीं जाएगा। जब तक अपने बहुजन में से SC ST विजय NT OBC इनमें से भी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चालू हो जाएंगे तब जाके सही मायने में पूरा देश बदलेगा, रोजगार मिलेगा, गरीब और अमीरी में की जो विषमता है वो कम होगी, वो सब होगा। मैं समानता के लिए ये सवाल मैंने पूछा क्योंकि यानी कि इस सवाल से तो ये साफ हुआ कि आप ये मानते हैं कि हम हजारों सालों से वंचित हैं। वो सभी को पता है, वो 100% वंचित है ही है, उसमें सभी को ऑलरेडी तो ऑब्वियस। आप ये भी मानते हैं कि आज परिवर्तन का दौर है और हमें जो हम अपने अधिकारों से भटक रहे थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारे अधिकार क्या है, हमें ये भी नहीं पता था कि हम इस देश के राजा हैं और ये सत्ता जो है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, हमें ये पता नहीं था। लेकिन आज आप समझ रहे हैं, जनता भी मान रही है कि हमें देश की सत्ता हमारे हाथ में लेनी चाहिए और क्योंकि ये हमारा अधिकार है, ये हमारी ताकत है। आज अगर हम देखते हैं युवाओं में और आजकल का जो मॉडर्न थिंक जो है ना, वो ज़्यादातर जिसमें हम देख रहे हैं कि लोग मीडिया के वजह से बहकाव में आ रहे हैं। पिछली सरकार आपने देखी है, तो आप कितना प्रभाव मानते हैं इस चुनाव में मीडिया का? जहाँ तक है, मैं सिर्फ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करूँगा, यहाँ के लोकसभा की बात करूँगा, तो यहाँ पे मीडिया का असर 5 से 10% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर गांव-गांव में लोग त्रस्त है, वो सब देख चुके हैं, जान चुके हैं, यहाँ पे चेंज 100% होना है। यहाँ पे मीडिया का असर बहुत होगा तो 5 to 10% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। अंत में मैं जानना चाहता हूँ किस तरह से आप अपने जो यहाँ के मतदाता है, जो सजग मतदाता हैं, उनको किस तरह से संदेश देना चाहेंगे और क्या वो खास बात है जो उनसे आप करना चाहेंगे आज? मैं सभी मतदाताओं से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो उनका एक आशीर्वाद मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि मुझे सही में लगता है कि अपने यवतमाल वाशिम ज़िले का एक डेवलपमेंट होना चाहिए, आज तक हुआ नहीं है। कंपैरिजन अगर आप नागपुर से, मुंबई से कर लो तो यवतमाल का डेवलपमेंट कुछ भी नहीं है। हिंदी फिल्मों में ये दिखाया जाता है कि आप काम ढंग से नहीं करोगे तो आपको यवतमाल में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी इतना पिछड़ा यवतमाल वाशिम डिस्ट्रिक्ट को बना दिया गया है। तो मैं अपनी जनता से आग्रह करूँगा, ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जनता एक नया चेंज दे, हमको एक मौका दे। अगर एक मौका मिला तो यवतमाल वाशिम की काफ़ी कुछ दिक्कतें हम लोग कम कर देंगे और वही चीज़ें रिपीट ना दोहराए। 20-20 सालों से देख लिया, 15 सालों से देख लिया, वही राजनेता आ रहे हैं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, सिर्फ आपको वादे कर देते हैं, फिर बाद में आप ये 10 दिन के लालच में चले जाते हैं और 5 साल फिर रोते बैठते हैं। तो इनके पास पैसा बहुत है, हम लोगों के पास पैसा नहीं, लेकिन हमारी नीयत साफ़ है। हम लोगों को आप ये 10-15 दिन का मत देखो, आपको 5 साल में क्या मिलने वाला है वो चीज़ देख के आप डिसीजन लो। आपको अलग अलग चीज़ों की प्रलोभन दिए जाएंगे, बताया जाएगा, बट उन सब में ना आते हुए एक सच्चा, ईमानदार और मेहनती और एक अच्छा उम्मीदवार आप चुन के दें। ये 15 दिन को ना देखते हुए 5 साल को देख के आप अपना वोट का इस्तेमाल करें और आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहना चाहिए। मैं अंत में एक सवाल और पूछना चाहता हूँ जो अभी मेरे दिमाग में आया है। बताया जाता है और मीडिया की ओर से भी ये हवा बनाई जा रही थी कि वंचित बहुजन आघाड़ी जो है वो बीजेपी की बी टीम है और इसको अगर वोट करेंगे तो कांग्रेस का वोट कम होगा और बीजेपी ही बढ़ेगी।
तो क्या आपको ऐसा लगता था या लगता है अभी भी कि कांग्रेस भी शामिल होनी चाहिए थी वंचित बहुजन आघाड़ी के इस सारे फ्रंट में? क्या आपको ऐसा कभी विचार आया मन में कि ऐसा होना चाहिए था? नहीं सर, ये क्या होता है कि आप सिर्फ सत्ता के लिए नहीं कर रहे हो कोई चीज़। बीजेपी और कांग्रेस नियरली सेम ही है। और आप सिर्फ कांग्रेस के साथ जुड़ के सिर्फ 2-4 सीट पे लड़के अपने 1-2 खासदार तो बना लेते, लेकिन आपको पूरे महाराष्ट्र में जो सोच बदलनी है, जो प्रेशर डेवलप करना है ताकि ये लोग भी काम करें और अपने बहुजन में से भी जो लोग चुन के आए, तो ये करने के लिए आपको पूरे महाराष्ट्र में एक पूरा आंदोलन बोलो या ये पूरा काम करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 2-3 सीट लेके बैठ गए तो आपको राजनीति तो मिल जाएगी बट अपने लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आज पूरे महाराष्ट्र में जितना भी बाला साहब ने आंदोलन बनाया है, इससे जागरूकता बढ़ी है, अदर इस पे प्रेशर डेवलप हुआ है, उनको भी काम करने के लिए मजबूर किया जाएगा। बहुजन वंचित आघाड़ी से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है, इसके वजह से ये भी काम करने के लिए मजबूर होंगे, लोगों की सोच बदलेगी। तो ये सब भी ज़रूरी है, सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ 2-4 सीटों के लिए ये सब ना करते हुए जो बाला साहब ने डिसीजन लिया है वो 100% बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। तो आप नहीं मानते कि ये बी टीम है और इससे बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, 100% वो ऐसा बी टीम वाला कोई इश्यू नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी सारी बातों का जवाब दिया और हमारे दर्शकों को अपने विचारों से अवगत किया। ये थे प्रोफेसर प्रवीण पवार, जो कि यवतमाल लोकसभा से यहाँ से लड़ रहे हैं, यवतमाल वाशिम लोकसभा से। और इनका जो परिचय है वो विदर्भ के कई ज़िलों को ये परिचित है। पवार सर के नाम से क्लासेस चलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा व्यक्तिमत्व है। और आज ऐसा व्यक्तिमत्व अगर राजनीति में आता है और जो बच्चों के भविष्य को खिलाने का काम करते हैं, भविष्य बनाने का काम करते हैं, ऐसे शख्सियत अगर राजनीति में आते और राजनीति इस जिले की हो या किसी भी जिले की, किसी भी क्षेत्र की राजनीति हो, ऐसे लोगों के अगर हाथ में जाती है तो मैं भी समझता हूँ कि निश्चित ही विकास ज़रूर होगा। वो जो गुब्बारे वाला विकास है उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो सही विकास है जिसको ज़मीन पर उतरते हुए हम देखते हैं, उस विकास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे एजुकेटेड लोग, शिक्षित लोग, समझदार लोग अगर राजनीति में आते हैं तो राजनीति का जो गंदा माहौल है वो ज़रूर साफ होगा, ऐसी आशा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी मौके पर। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।